और इस पे स्टे सीधा मिल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट न जारी करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है और इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। दूसरा, स्टे लेना बहुत अधिक आवश्यक है और स्टे जब लग जाएगा इस भर्ती पर सीधा रोक लग जाएगी। बिना स्टे की इस भर्ती पर रोक नहीं लग सकती है और मुद्दा बहुत तगड़ा है। हम लोगों का भी वकील साहब से भी बात हो रही है लगातार कि सर मुद्दा हमारे पास तगड़ा है कि भाषा अर्हता को शून्य किया गया, 2 घंटे पेपर विलंब कराया गया, उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर सॉल्व कराया गया। इसके अलावा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट और हरियाणा हाईकोर्ट एसएससी 2011 की भर्ती को देखते हुए, सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए उसके जो कागजात हैं उसको लगा के इस भर्ती पे स्टेज डायरेक्ट सीधा लिया जा सकता है। मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, आप लोग को बता दें कि बिहार में लगातार 20 लड़कों ने फिर कोर्ट केस में गए हुए हैं और अपनी अर्जी डाल चुके हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि भाषा अर्हता के लिए तो केस हो ही रहे हैं, बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी केस होगा। अब देखिए, अब 1.0 वाले भी अब कोर्ट केस में गए हुए हैं कि उनकी भी मांग है कि फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और जब तक सीटें खाली हैं तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। मैं आपको बार बार कहा था कि जितनी सीटें होती हैं उस भर्ती प्रक्रिया की, उतनी सीटों पे रिजल्ट जारी करना आवश्यक होता है। विज्ञापन में जितनी आप सीटें दर्शा देते हैं उतने पर रिजल्ट देना आवश्यक होता है। कहा गया है कि विज्ञापन से पहले आप चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन के बाद आप सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको आवश्यकता थी तब आपने विज्ञापन में उतनी सीटें दिखाई। आवश्यकता के अनुसार आगे भी आप अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो अब ये कोर्ट केस का मामला है। इसी तरह आरपीएफ में भी कोर्ट केस हुआ था और उस पे आज भी लड़ाई चल रही है और लगातार लड़के ट्रेनिंग पे आ रहे हैं जीत जीत के। अब कुछ बच्चे और रह गए हैं जिनका जीत तय है, उन्हीं के आधार पर जीत तय हो जाती है और वो कोर्ट केस में अपनी फाइल को पुटअप करेंगे और जीत हो जाएगी। उसी तरह अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेके 1.0 और 2.0 वाले भी लड़के ज्यादातर कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं और बहुत अधिक भीड़ कोर्ट में दिखेगा। इसके साथ साथ अब जो भाषा अर्हता को लेके था और उर्दू बांग्ला के लिए लेके था, वो दोनों इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की जो मांग चल रही है, क्या कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, इस पे सबकी नजरें बनी हुई हैं और आखिरी फैसले का इंतजार रहेगा कोर्ट में कब भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। उससे पहले कि भर्ती प्रक्रिया पे कब रोक लगाई जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया में जो ट्रेनिंग करने गए हैं उन लड़कों पे भी कब रोक लग जाए, इसका इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए मैंने पहले से भी कह के रखा है आप लोगों को कि इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लेना बहुत अधिक आवश्यक है और स्टे जब लग जाएगा तो इस भर्ती पर सीधा रोक लग जाएगी। बिना स्टे की इस भर्ती पर रोक नहीं लग सकती है और मुद्दा बहुत तगड़ा है। हम लोगों का भी वकील साहब से भी बात हो रही है लगातार कि सर मुद्दा हमारे पास तगड़ा है कि भाषा अर्हता को शून्य किया गया, 2 घंटे पेपर विलंब कराया गया, उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर सॉल्व कराया गया। इसके अलावा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट और हरियाणा हाईकोर्ट एसएससी 2011 की भर्ती को देखते हुए, सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए उसके जो कागजात हैं उसको लगा के इस भर्ती पे स्टेज डायरेक्ट सीधा लिया जा सकता है और इस पे स्टेज सीधा मिल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट न जारी करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है और इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। दूसरा, देखा जा रहा है बिहार राज्य में कि सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तीनों में आपसी तालमेल नहीं है। तीनों अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तीनों अपना अपना नियम लगा रहे हैं और अपने नियम कानून से चलना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप अगर सरकार में हैं तो सरकार के आदेश का पालन होगा, नहीं तो अगर आप आयोग चलाना चाहते हैं तो आप अपने नियम का पालन कराइए और सीधा कह दीजिए कि सरकार की बातों को नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान जो नियम बताता है उसी के तहत चलना है। सरकार जो नियम कानून बनाएगी उसी नियम के कानून के दायरे में रह के उसको पालन करना होता है। और अभी भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी अनेकों लड़के गिरफ्तार हो रहे हैं लगातार, जो फर्जी टीचर हैं। और ये फर्जी टीचर कहां से प्रवेश कर गए ये तो बीपीएससी को पता होगा। और बीपीएससी के अभी तक अतुल प्रसाद साहब, चाहे अन्य नहीं आया, चाहे मंत्री साहब लोग नहीं आए,
या शिक्षा मंत्री ने अपना बयान सामने नहीं रखा कि आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया में इतने धांधलीकर्ता बीपीएससी जैसे बोर्ड में कैसे प्रवेश कर गए और दो बार फिंगरप्रिंट जांच होने के बाद भी यहां तक पहुंचने में सक्षम हो गए। अभी भी उम्मीद है कि कई ऐसे लड़के होंगे जो पैसे या अन्य माध्यम से के जुगाड़ के माध्यम से बच के निकल गए होंगे। अगर सही प्रक्रिया तहत दोबारा इनकी जांच हो तो और अधिक लड़के पकड़े जाएंगे और फरारी जो लड़के हैं उनकी मान्यता को रद्द कर उनके स्थान पे अच्छे शिक्षकों को लिया जाए, जो कि आपके द्वारा कट ऑफ बताया गया 40 अंक से ऊपर होना चाहिए। उससे ऊपर जितने लड़के उनके मेरिट लिस्ट बनाकर उनको ज्वाइन कराना चाहिए। जब तक सरकार अपने वास्तविक रूप में नहीं आएगी तब तक सरकार के दबाव रहेगा, आयोग जैसे दबाव देते रहेंगे और छोटे मोटे अधिकारी भी दबाव देते रहेंगे। इससे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है शिक्षकों पे, आने वाले युवाओं पे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना रोजगार देखते हैं, अपना एक नया सपना देखते हैं कि शिक्षक बनने के बाद हम नए युवाओं को एक ऊंचाई उड़ा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी बना सकते हैं, ओलंपियाड तक के एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने मेहनत करते हैं। जब आपका मेहनत निर्भर करता है शिक्षकों पे कि आपका जो मेहनत है, कमेटी की गठन है वो क्या कहती है। अगर कमेटी की गठन सही है तो सही के तरीके से पेपर होता है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि कमेटी के गठन में पुलिस विभाग का प्रवेश होना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक पुलिस विभाग का प्रवेश नहीं होगा तब तक इस भर्ती प्रक्रिया में धांधलियों जैसे बात सामने आती रहेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि बीपीएससी जैसे बड़े बोर्ड में अगर धांधली हो सकता है तो बोर्डों में क्या विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास कतई नहीं है कि बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है कि बीपीएससी जो भर्ती ले रही है उसमें धांधली हो तो बिहार का बहुत अधिक बदनामी होती है और इसमें सरकार की भी बहुत अधिक बदनामी होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शिक्षकों के हित के बारे में सोचना चाहिए और जिन शिक्षकों ने बड़ी अधिक मेहनत किया था उनके लिए सारे कार्यों को करना चाहिए, तो भर्ती कराना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के युवाओं में खौफ न रहे और युवाओं के साथ साथ जो शिक्षा माफिया है उनकी हालत खराब हो जानी चाहिए। शिक्षा माफिया को बहुत अधिक हालत खराब होनी चाहिए, शिक्षा माफिया पे विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पता करके उनको तत्काल प्रभाव से उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए कि उनके बारे में जानकारी हो सके कि ये कौन है जो कि बीपीएससी के अलावा अन्य सेंटरों में जाके पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 100% इसकी जांच होना आवश्यक है और जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। और मैं जानता हूं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों अगर मिल के आपसी तालमेल कर एक टीम का गठन करके दोबारा पेपर लेंगे तो पेपर पूरी तरीके से सफल होगा और वहां पे सभी अभ्यर्थियों को एक नया जीवन, नया एहसास मिल सकेगा, नए शिक्षकों को नया रोजगार मिल सकेगा। जो शिक्षा के योग्य है, जो शिक्षक बनने योग्य हैं, उन्हीं को ही शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होगा। ये इम्पोर्टेंट रखता है सभी के लिए, हम सभी युवाओं के लिए, कि हम सभी युवा अपने हित के लिए आवाज उठाएं और सभी एक दूसरे से मिलके रहें और कोर्ट पहुंच के अपने सारे विचारों को रख सके। जय हिंद, जय भारत।